आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। मेरे साथ बीजेपी की ओर से अटल खंडेलवाल जी हैं जो कि एग्जिट पोल प्लस पर इस डिस्कशन में मेरे साथ जुड़ रहे हैं। इसके अलावा संगीता गौड़ जी हैं, आम आदमी पार्टी से की प्रवक्ता हैं, और मेरे साथ इस वक्त ललित जी भी जुड़ रहे हैं। ललित चतुर्वेदी राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप सभी का स्वागत है समाचार प्लस पर। ललित भाई, क्या ये आंकड़े आश्चर्य में डालते हैं? मोटे तौर पर इसी तरह का समीकरण, इसी तरह का माहौल हमने देखा, वोटिंग परसेंटेज भी जिस तरह का रहा था, उसका जिस तरह से हमने प्रिडिक्शन किया है, क्या लगता है आपको ये आंकड़े सत्य के कितने करीब होंगे? मुझे लगता है कि थोड़े से आंकड़े थोड़े से बीजेपी के लिए नकारात्मक इसमें दिख रहे हैं कि अगर वो 16 से 20 या 15 से 20 सीट जीती है तो भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत ही अच्छी बात नहीं है मेरे हिसाब से, क्योंकि राजस्थान में अभी जो कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार है और यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री हैं, और जो रात दिन उन्होंने मेहनत भी की चुनाव को परचम लहराने के, चुनाव में परचम लहराने के लिए। तो मुझे लगता है कि थोड़ा से आंकड़े जो हैं वो कहीं ना कहीं कंजर्वेटिव लग रहे हैं। थोड़ा सा आंकड़ा इसमें और सुधार होएगा। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में कम से कम 24 सीट जीतने वाली है, जो हो सकता है कि आपको एक बहुत पुरानी परंपरा रही है ललित भाई राजस्थान की। उसमें यह रहा है कि जिसकी सत्ता रही है, लोकसभा चुनावों के परिणाम उसकी तरफ थोड़े ज्यादा झुके हुए होते हैं। यूपीए के टाइम पे हमने कांग्रेस के लिए देखा था, और उससे पूर्व में भी हमने इस तरह की स्थितियां देखी हैं। लगभग उसी परंपरा पर लौटते ही आंकड़े दिखाई दे रहे हैं। राजस्थान में पहले भी 2019 के चुनाव में आपको याद होगा कि इसी तरीके का माहौल एक बार बन गया था, और कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी क्लीन स्वीप नहीं करेगी। हो सकता है 3-4 सीटें, आप अगर पुराना विश्लेषण देखेंगे तो यही आया था कि 3-4 सीटें हारने वाली हैं। लेकिन जब नरेंद्र मोदी जी ने जब चुनाव का खुद ने जिम्मा अपने कंधों पे लिया था, और जिस तरीके से राजस्थान ही नहीं पूरे भारत में उन्होंने चुनाव को अपने कंधों पे लेकर के आगे चलाया था, और अभी तो आप देख रहे हैं कि उसके बाद में इतने काम देश में हुए हैं। वंदे भारत में सवार होकर के बुलेट ट्रेन में बैठ चुके हैं ऑलरेडी मोदी जी, और बुलेट ट्रेन में बैठने के बाद में वो निश्चिंत होकर के आप देख रहे हैं कि क्या बोलते हैं, साधना भी कर रहे हैं। अभी उनको तो निश्चिंत है कि इसमें भारतीय जनता पार्टी भारत में वापस से सरकार बनाने जा रही है। लेकिन राजस्थान मोदी लहर कमजोर हुई है, खासकर राजस्थान में। देखिए, भारतीय जनता, मैं आपको एक बात बता देता हूं कि नरेंद्र मोदी जी का एक सेट वोट बैंक है, जो मैंने पहले भी बोला है। जिस तरीके से कई बार हम लोग टीवी पे, कई बार चाय की थड़ी पे भी चर्चाएं होती हैं कि अभी सरकार किसकी, अब की बार थोड़ा सा कुछ कमजोर नजर आ रहा है, भारतीय जनता पार्टी शायद सीटें लूज कर सकती हैं। लेकिन अगर आप वहां बैठे हुए 10 लोगों से पूछेंगे आपने वोट किसको दिया, तो उनका जवाब आता है भारतीय जनता पार्टी। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि नरेंद्र मोदी जी का एक अपना वोट बैंक है, जो 25-30% वोट बैंक को वो खुद लेकर के चलते हैं। इसके बाद में कैंडिडेट का नंबर आता है। इसलिए ये आंकड़े, ललित भाई, कुछ फास्ट फूड होते हैं जिसमें हम चीजें ऐड ऑन करवाते हैं या टॉपिंग्स होती हैं, वो टॉपिंग इस बार नहीं थी बीजेपी के साथ। आप मेरा इशारा समझ सकते हैं। और उस टॉपिंग के नहीं होने की वजह से मोदी लहर में वो एक एक्स्ट्रा एड ऑन फैक्टर नहीं जुड़ पाया। मोटे तौर पर ऐसा लगता है। मेरे साथ अटल खंडेलवाल जी भी हैं। अटल जी, मैं नहीं कह रहा हूं, खुद अमित शाह को लगता है कि 1-2 सीटें तो राजस्थान में हमारी कम हो सकती हैं, और सियासत में अपनी कमी कम से कम शब्दों में बताई जाती है, तो 1-2 का मतलब 3-4 तो आसानी से निकाला जा सकता है। तो इसका मतलब ये आंकड़े आपको पच रहे नहीं पच रहे, गले के नीचे उतर रहे नहीं उतर रहे? देखिए स्वप्निल जी, आंकड़े तो केवल ऐसे मान लीजिए कि ये ओपिनियन है एक, जिसको आप लोगों ने कुछ एक सर्वे डेटाबेस से लेकर के और देने की कोशिश की। हाँ। लेकिन जो ये कि बदल देंगे, हाँ, बहुत अगेंस्ट लहर है, इस तरह के तो ये आंकड़े कुछ तो बता भी नहीं रहे। नहीं, आप कुछ ऐसा बता भी नहीं रहे। हाँ। लोकतंत्र, मैं बोला ना, वो एक पीके प्रशांत किशोर जी का बड़ा अच्छा सा इंटरव्यू, वो वास्तव में, हाँ, कि भाई जब आप बदलते हैं किसी को तो पूरा बदलते हैं। ये आंकड़ों से कुछ नहीं, ये वो उन्होंने जो आंकलन है वो कंजर्वेटिव, अमित शाह साहब ने कंजर्वेटिव होते हुए लिया कि 1-2 सीटों का के अंदर जहां की अच्छी हमें भी लगता है कि अच्छा वो है, तो 1-2 सीटें, ये देखिए, मतलब अमित शाह खुद कह रहे हैं ना, हमें कितना चाहिए सरकार बनाने के लिए, और वो कौन से स्टेट है जिसमें पूरा ही पलट जाएगा? तो नहीं है ना। और यहाँ पर भी 1-2 सीटें, तीसरी बार नहीं गिर रही है। मैं आपको, देखिए, मैं आपको यही तो कि आप क्या है कि अगर 2 सीटें कम आ गई तो क्या हो जाएगा? चलिए ये बताइए, ऐसा क्या होने वाला है?
जहां पर आपने दो मैं बार एक लगातार बात 25 बताइए, जीती हो, जब वहां पर एक भी कम होने का मतलब प्राइस ये है कि आंशिक एंटी इनकम्बेंसी तो थी। ये एक लहर के पलटने की शुरुआत हो सकती है। देखिए, तो शुरुआत मतलब क्या, हम ऐसा भी तो हो सकता है कि ग्राफ मान नीचे लो, आने की शुरुआत अटल भाई की बात सपोज कर रहे हैं वैसे आप। तो कुछ है नहीं, हाँ। वैसे तो ये अरे पर प्रोपेगेंडा जब 25 अमित है, शाह को लेकिन नहीं लग रहा अगर तो आप कुछ कैसे होता डिफेंड भी करेंगे? है, हाँ। सुनिए, अगर कुछ एक दो सीटों का वो कुछ आप मान भी लेते हैं, हाँ। तो हमें सुधार करने में और स्वीकार करने में भी कोई आपत्ति नहीं है, हाँ। और ये अच्छी बात है। तो हम तो इसको इस नजरिए से देख रहे हैं, लेकिन हाँ, यदि आप इसको ये बिल्कुल आंकड़े रिवर्स बदल करने जाते की हैं। कोशिश अटल कर भाई, रहे ये होते आंकड़े तो बदल मेरे जाते हैं। समझ में क्या आपको भी आती। लगता है कि एक पर्टिकुलर चेहरे, उसकी यूएसपी की कमी की वजह से इस तरह की स्थितियां बनी? नहीं, क्या बनी? अभी तो कुछ भी नहीं बनी। अरे हम दो क्या तो मान चलिए रहे आप दो मान लो ना, जो अमित शाह ने कहा उसी को मान नहीं, लो। दो तो भी क्या माने? क्यों नहीं क्या मानेंगे आप? 2 बार 25 जीत सकते हैं, तीसरी मैं बार यही नहीं। बोल रहा हूं कि ये देखिए, ये मैं नहीं कह रहा, हाँ। आप है ना, इन लोगों से भी पूछेंगे तो ये बोलेंगे कि 5-6 सीटों पे कॉन्ट्रास्ट है, ये जीती हुई नहीं मानते। फाइट है, मैं आगे बताऊंगा। फाइट है, तब फाइट है, मैं आगे तो बताऊंगा। फाइट क्या है? और हम क्या कहते हैं? हाँ। कि हम जीते हुए हैं। हम ये कह रहे हैं कि हाँ, 3-4 सीटों आपके पे हिसाब फाइट से है, आपके तो ठीक हिसाब है, से इट्स ओके। आपके हिसाब से बताओ। फाइट आपके होने हिसाब से वाली बताओ, सारी आपकी आप इंटरनल ले जाओगे, रिपोर्ट्स ऐसा क्या कह रही हैं, वो तो आप नहीं सारी बताओगे। की सारी जहां फाइट होती है, तो आप खुद कितना मान प्रोबेबिलिटी रहे हैं? ये होती है कि हाफ आप खुद हाफ कितना कर ली मान रहे जाए, हैं? ओपिनियन के हिसाब आप खुद से। कितना मान रहे हैं? आप हम अमित तो- शाह से अलग मान रहे हैं? कौन? आप लोग खुद कितना मान रहे हैं? हम तो ये मान रहे हैं कि बहुत क्लोज फाइट में कोई 1-2 सीटें छोड़ेंगे, वरना तो 25 की 25 हमारे आ रही है। वो भी एक शुरुआत है ना डाउनफॉल की, वो भी देखिए- एक ग्राफ के नीचे होने की शुरुआत है। देखिए, अगर ऐसा होता है तो ये समीक्षा करेंगे और 2 स्वीकार बार भी वन करेंगे साइडेड ना। के बाद आप फाइट की स्थिति में आए हो साहब। क्या किस देखिए, आप समझिए, ये लोकतंत्र में अच्छी बात है, स्वीकार करना, सुधार करना, इससे बढ़िया और क्या होगा? विपक्ष मजबूत हो रहा है, समझदार हो रहा है, ये इन आंकड़ों में छिपा हुआ है। अच्छी बात है। मेरे साथ अगर संगीता जी विपक्ष भी हैं। मजबूत होता है और समझदार होता ठीक है तो हमें कोई प्रॉब्लम संगीता नहीं जी, है। ये स्वस्थ विपक्ष अब फाइट लोकतंत्र के करने लिए की अच्छा स्थिति है। में आ रहा है, कम से कम राजस्थान में। हालांकि राजस्थान में आम आदमी पार्टी को एक तरह से जीरो से ही शुरू करना है, लेकिन क्या आपको लगता है इन आंकड़ों में आम आदमी पार्टी का कोई भी किसी तरह का कोई प्रभाव है, या जो आपके सहयोगी रहे हैं, जिनके साथ आपके अजीब से रिश्ते चल रहे हैं, उसमें असहजता तो आज भी नोट होती है? मल्लिकार्जुन खड़गे खड़े हैं, उनके पीछे उदास से अरविंद केजरीवाल खड़े हैं। इस लिहाज से मैं पूछ रहा हूं, ये विपक्ष के लिए इंडिविजुअल शुरुआत तो हो सकती है, उसमें एएपी कहां है? देखिए स्वप्निल जी, आप आंकड़े देख रहे हो, सर्वे के अनुसार देख रहे हो, लेकिन मैं अपने निजी तौर पे मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, क्योंकि एनालिसिस तो हम भी करते हैं, बैठ के हम भी टीवी देखते हैं, अखबार पढ़ते हैं। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जो इंडिया गठबंधन जो अभी हुआ है, भारी तो देखो केजरीवाल जी पढ़ रहे हैं मोदी जी पे। अगर वो भारी नहीं पढ़ रहे होते तो आज इतना जो माहौल बना हुआ है इस तरह से नहीं होता। और जहां राजस्थान की मैं बात करती हूँ, ये पहली बात तो ये आपने नहीं, आप क्या कह प्रेडिक्शन रही हैं? कर दिया अगर कि केजरीवाल जेल से बाहर नहीं आते तो माहौल नहीं बन पाता, या वो नहीं, जमानत ये पर बाहर क्या, आए इसलिए माहौल बन देखिए गया? अरविंद केजरीवाल जी ने तो ऑलरेडी जो है वो एक अपने आप में एक हीरो बने हुए हैं, ठीक है। दिल्ली में वो अपने आप में हीरो बने हुए हैं, पंजाब में बने हुए हैं, लेकिन जो ये वाला दाव जो खेला गया है, अभी उनको जेल में डालना या जिस तरह के आरोप प्रत्यारोप लगाए गए हैं, उनको लेके अरविंद केजरीवाल जी उनके गले की फांस बन गई है अभी, और गले की फांस बनते हुए इस तरह से माहौल बन मैं गया आपसे ये है। पूछ रहा हूँ, अरविंद केजरीवाल जब जेल से बाहर आए उसके बाद INDIA मजबूत हुई या उसके पहले से मजबूत थी? अगर उसके पहले से मजबूत थी तो पंजाब में तो आप कांग्रेस के साथ अलायंस के लिए रेडी नहीं हुए। देखिए स्वप्निल जी, जो पार्टियां जो पहले से है, जो कांग्रेस है या सपा है, जो और भी अदर पार्टीज हैं, अपने आप में सब अपना अपना वर्चस्व रखती है, अपना अपना स्थान रखती हैं। जब कोई नहीं था तब सिर्फ कांग्रेस थी, जब ना तो कोई बीजेपी हुआ करती थी, ना कोई और पार्टी, ना आम आदमी पार्टी, कोई नहीं हुआ करता था, कांग्रेस हुआ करती थी। देखिए और एग्जैक्ट फिगर्स मेरे पास आ गए, मैं आपको बता रहा हूं, और एग्जैक्ट फिगर्स मेरे पास आ गए। हमने इफ बट की गुंजाइश को भी लगभग खत्म करते हुए बीजेपी के खाते में 18 सीटें जाती दिखाई दे रही है और कांग्रेस के खाते में 7 सीटें जाती दिखाई दे रही हैं। ये जो हम आपको चला रहे हैं, ओवरऑल जो आपको बता दें, ओवरऑल जिस तरह का आंकड़ा रहा है वो हम आपको दिखा चुके हैं। 16 से 20 ऑन एन एवरेज इस तरह की कंडीशंस बन रही हैं, उसको हमने और एग्जैक्ट किया है यहाँ पर, और लगातार आपको दिखा रहे हैं। अब चलिए थोड़ा सा सीट वाइज भी यहाँ पर हम बात करेंगे, और मैं पीसीआर से कहूंगा कि अब सीटों वाले आंकड़े चलाना आप चालू कर दीजिए। राजस्थान में किस सीट पर किस तरह की स्थितियां बनी हैं, और उसमें जो सबसे इंटरेस्टिंग पोर्शन रहेगा उस पर हम डिस्कशन के लिए तुरंत गेस्ट के पास चले जाएंगे। पीसीआर, एक एक सीट के आंकड़े हमारे पास हैं, कहां पर
वहाँ पर किस तरह की स्थितियाँ हैं वो सब मैं आपको कुछ ही पलों में बताऊंगा। लेकिन इन्हीं आंकड़ों के आसपास मैं इस बात को समझने की हमें कोशिश करनी चाहिए कि आखिर कैसे एक बड़े लंबे वक्त के बाद विपक्ष एक फाइट की स्थिति में आया है, वो भी अपने सबसे बुरे दौर में। ललित जी, चीजें कहां से टर्न होती है आपको दिखाई दे रही हैं? क्योंकि कांग्रेस के लिए कैंडिडेट सिलेक्शन भी एक टेढ़ी खीर थी, इसके बावजूद अगर कांग्रेस खाता खोल रही है तो ये बीजेपी के लिए एक अलार्मिंग सिचुएशन होनी चाहिए। देखिए, कांग्रेस अगर राजस्थान में खाता खोल पाती है, 1-2 सीटें अगर वो लोग गठबंधन के साथ ले पाते हैं, तो मेरा मानना ऐसा है कि इसमें कांग्रेस का कोई बहुत बड़ा अचीवमेंट नहीं है। इसमें कमजोरी जो रही है वो राजस्थान के लोकल नेतृत्व की रही है, राजस्थान के भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की रही है। क्योंकि अगर 10 साल काम करने के बाद में नरेंद्र मोदी जी की इतनी अच्छी योजनाएं हैं जो गांव-गांव तक पहुंची हैं और उन्होंने छोटे छोटे कामों को लेकर के माइक्रो लेवल पे काम करने की कोशिश की है और इकोनॉमी को बूस्ट क्लिक क्या कर रहा है कांग्रेस ने? कुछ तो ऐसा किया होगा ना जिसने चेंज की शुरुआत की। राइट, तो मैं उसी पे आ रहा हूं। तो उसका प्रभाव भारतीय जनता पार्टी के नेता राजस्थान के गांवों तक नहीं ले जा पाए या राजस्थान की जनता तक नहीं पहुंचाए। दूसरा, अगर वहां पे इस तरह का माहौल बना है, कुछ नेताओं को साधने में असमर्थ रहे, उनके जो लोकल राजनीति में जो राजस्थान के नेता हैं उनमें कोऑर्डिनेशन की कमी, जो आपने बात अपने थोड़ी देर पहले बोली थी कि टॉपिंग्स की कमी थी, वो टॉपिंग्स की कमी बिल्कुल ठीक बात है। क्योंकि जब राजस्थान में प्रभावी नेताओं का आपस में सामंजस्य नहीं बैठ रहा है तो कहीं ना कहीं वो दूसरे गुट को, दूसरे ग्रुप को डेफिनेटली सपोर्ट करता है। अगर आप जो टफ सीट फाइट की सीटों की बात करेंगे तो टफ फाइट की सीटों में आपको भी पता है कि कहां कहां राजस्थान के कुछ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने शायद अपोजिशन नहीं, तो आप जो बात कह रहे हैं ना उसका एक मीनिंग, उसका एक साइड ये भी निकलता है कि कांग्रेस अपने सबसे बुरे दौर में थी, उनके नेताओं ने अपनी यूएसपी भी खो दी, सारी चीजें नहीं थी, इसके बावजूद वो कुछ सीटें जीतने में अगर सफल रहती है तो इसका मतलब तो फिर हम ये निकालेंगे कि फिर बीजेपी की यूएसपी जितना बीजेपी सोच रही है उससे ज्यादा कम हुई है, तभी तो ये गुंजाइश बन पाई। इतने बुरे दौर के बावजूद मैं फिर अपनी बात को रिफ्रेम कर रहा हूं कि अगर जितने भी नेताओं का करिश्मा था वो नहीं चल रहा, अगर कांग्रेस का वो नहीं चल रहा है, इसके बावजूद भी अगर वो किसी सीट पर या 1 सीट पर 2 सीट पर, उनके लिए तो उपलब्धि रहने वाली है क्योंकि जीरो से आप आगे ही बढ़ोगे। अगर वो स्थिति बन रही है, वो उस सिनेरियो बन रहा है, तो इसका मतलब है कि बीजेपी की स्थिति थोड़ी ज्यादा कमजोर है राजस्थान में। देखिए क्या है कि जब दो ग्रुप में आपस में सामंजस्य नहीं होता है, भारतीय जनता पार्टी के अलावा कांग्रेस में भी सिर्फ उठवल बहुत हुए हैं, हमने देखा है पहले चुनाव में खूब हुआ है। लेकिन कांग्रेस ने कहीं ना कहीं अभी लोकसभा चुनाव के अंदर अपने नेताओं को साध करके शांत जरूर किया है। हालांकि चुनाव में टिकट वितरण के बाद में वहां पे जिस तरीके की बातें और प्रभाव निकल के आया था, जिस तरीके का राहुल कसबा को भी टिकट देना, अगर हम बात करें तो उसमें कांग्रेस में बहुत बड़ा उसका विरोधाभास है। और अगर सट्टा बाजार भले ही राहुल कसबा को जीतता हुआ दिखा रहा है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं अगर हारते हैं राहुल कसबा और देवेंद्र झाझड़िया जी वहां से जीतते हैं तो उसमें जो प्रभाव रहेगा, जो फर्क पड़ेगा, और कांग्रेस के नेताओं का आपस में झगड़ा वहां पे इसका कारगर रहेगा। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता थे जिनका वहां पे विरोधाभास था, जिसकी वजह से वो खुद भी चुनाव वहां पे हार गए थे, और उसी का परिणाम ही रहा था कि वहां पे कुछ राजपूत और जाट वोट बैंक का फर्क पड़ा था। दूसरा, जो गुजरात में एक इशू हुआ था, रूपाला जी का स्टेटमेंट आया था, उसका भी एक राजस्थान में प्रभाव इस चुनाव में पड़ा है। क्योंकि राजपूतों का कुछ वोट बैंक, कुछ तबके ने डेफिनेटली उसका विरोध दिखाया है, और विरोध अंदर खाने अगर वो प्रभावी होता है, कुछ जैसा कि जैसलमेर की सीट में देखने को मिला है कि रविंद्र सिंह भाटी जी को राजपूतों के वोट मिले हैं। अगर एन वक्त पर के बार-बार माफी मांगने के बाद भी राजपूत स्वाभाविक वोटर्स हैं, अटल भाई आप लोगों के स्वाभाविक वोटर्स हैं, और उसके बहुत से कारण हैं। बार बार माफी मांगने के बावजूद भी अगर वो आंख शांत नहीं हो पाई तो इसका मतलब यह है कि अब आपका माइक्रो लेवल मैनेजमेंट भी उतना शायद दम नहीं दिखा पा रहा है। अटल जी, स्वप्निल जी, ये बेसिकली अपन जितनी भी चर्चा कर रहे हैं उस चर्चा में आप उस पे चर्चा कर रहे हैं कि हमने ये आंकड़े दिए हैं और ये फिक्स हैं, तो अब आप बोलिए, तो उस कंडीशन में 2019 में तो आप बोल रहे थे, नहीं 2024 में, 2014 में भी आप बोल रहे थे, जब सारे आंकड़े आपके पक्ष में थे तब तो आप बहुत खुशी से एक्सेप्ट कर रहे थे। अटल भाई ऐसा अभी भी हम तो एक्सेप्ट कर रहे हैं, क्या मुस्कुराहट ही है हमारे चेहरे पे। तो मैं आपको अभी भी बता रहा हूँ स्वप्निल जी, देखिए बेसिकली कुछ नरेटिव्स को लेकर के या इसको कहते हैं ना कई बार कि लास्ट मोमेंट पे जो भूल भुलैया या प्रलोभन देना और इस तरीके की, अब आप ही बताइए कि हम 1 लाख रुपए महिलाओं को दे देंगे, मतलब वो चीज
जिसमें कि व्यक्ति का, भारत जैसा देश जो तेजी से ग्रो कर रहा है, विकसित भारत की तरफ हम चल रहे हैं, वहां पर मान सम्मान अगर वो कहीं वो बढ़ाने की जरूरत है व्यक्तियों को। आपके गैस सिलेंडर देना अलग तरह की चीज थी, और महिलाओं के आर्थिक संबल के लिए अगर विपक्ष 1 लाख रुपए देने की बात करता है तो वो अलग तरह की चीज है। मैं ये कह रहा हूं कि चीजों को आर्थिक रूप से अपने आकलन में भी देख लेना चाहिए। दो आप, कोई इशू नहीं है, पहले अपना आर्थिक दृष्टिकोण देख लो देश का। तो ये तो वादा हुआ ना, ये नैरेटिव थोड़ी ना हुआ, ये तो वादा हुआ, ये नैरेटिव नहीं है। नहीं, ये इस तरीके की, मैं क्या बोल रहा हूं आपको, नैरेटिव का मतलब ये भूल भुलैया, बहुत सारी बातें पकड़ करके और लोगों को गुमराह करना। नहीं, उन्होंने डेट भी बता दी कि हम कब से डालेंगे। क्या जिन्होंने वादा किया 1 लाख रुपए देने का, उन्होंने डेट भी बता दी कि इस डेट से हम 1 लाख रुपए डालना चालू करते हैं। देखो, हिमाचल में भी बहुत वादे किए, कर्नाटका में भी बहुत वादे किए, कौन से पूरे हो गए? फिर कहे हमने नहीं साहब, हमने इस तरीके से नहीं किया था। दोनों जगह से डबल इंजन के बावजूद आप गए ना। देखिए, वहां पर भी मैं यही तो बोल रहा हूँ, लोकतंत्र का यही इशू है कि कभी कभी थोड़े से मार्जिन से आपका 1% वोट भी इधर उधर हो जाता है, और अगर क्लोज कॉन्टेस्ट है तो फिर ऐसा होना संभव है। लेकिन मतलब हम भारतीय जनता पार्टी, हम लोग शुरू से किस चीज पे फोकस कर रहे हैं कि एक विचार वाली दृष्टिकोण रख रहे हैं, ठीक है, और भारत को एक दिशा देने की कोशिश कर रहे हैं। उसमें न कोई लोग है ना, इस तरह लोक लुभावने वादे नहीं, ठीक है, स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जनमानस को भी कठोर और हो सकता है आगे बढ़ने की एक 10 दिशा। साल में जब हम उतने स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाए तो क्यों ना अभी फिलहाल के लिए कुछ ले लिया जाए। क्या चीज? कुछ भी, अगर जो वादे हैं क्यों ना उन वादों को बाय कर लिया जाए, क्योंकि फिलहाल हम इतना स्ट्रांग हो नहीं पाए हैं। ये भी तो फीलिंग हो सकती है। हो सकता है लोगों ने आपकी स्पीड को अप्रिशिएट ना किया हो, कि आप जिस स्पीड से चलना चाहते हैं वो स्पीड हमें नहीं पसंद आई। देखिए, मैं यही बोल रहा हूँ कि ये अभी जब रिजल्ट आएंगे ना, उस दिन भी हम बात उस दिन अपन बात जरूर करेंगे। हाँ। स्वप्निल जी, और आप बोलोगे कि शायद कहीं कुछ डेटा में कमी रहेगी, तो आपको सर्वे का दोबारा मतलब एनालिसिस का वापस मौका आएगा। और नहीं हुआ तो नहीं होने पर तो हम कह ही रहे हैं कुछ कि तो कारण है कि हम भाई अच्छे लगा रहे हैं। हम लोग उस पार्टी से हैं जहां यदि कुछ कमी रह जाती है उसे स्वीकार भी करते हैं और सुधार भी करते हैं। ठीक है, तो हम तो उस पार्टी से। तो संगीता जी, बेसिकली क्या विपक्ष ने इस तरह के नंबर्स के लिए रेवड़ियां बांटी? रेवड़ी शब्द से हालांकि अरविंद केजरीवाल बुरी तरह से गुस्सा होते हैं, लेकिन बांटने वालों की फहरिस्त में सबसे पहले नंबर पर उन्हीं का नाम आता है। आप लोगों को स्वावलंबी बनाने की जगह सरकारों पर निर्भर बना रहे हैं। बिल्कुल सही नहीं है, इस बात को मैं विरोध करती हूँ। ये सही नहीं है कि एक तो पहले शब्द तो जो अपने राजस्थान से एक शब्द निकला था रेवड़ी, जो अशोक गहलोत जी पे दिया गया था। मैं आज अशोक गहलोत जी पे, क्योंकि मैं राजस्थान में हूँ, यहाँ की बात सबसे पहले शुरू करना चाहती हूँ। तो आपको बात बताऊँ कि रेवड़ी शब्द जो निकला था, जैसे कि मैं आपको बताऊँ, मैं खुद गांव में जाती हूँ, मैं किसानों से जुड़ी हुई हूँ, वहाँ गई और मैंने वहाँ देखा कि फ़ोन मिले हुए थे उनको। जब मैंने पूछा कि ये फ़ोन किसने दिया, तो बोला कि फ़ोन तो माने मोदी जी दिया। मैं कहा क्यों, मोदी जी नहीं दिए, आपको तो फ़ोन अशोक गहलोत जी ने दिया। तो ये गलती किसकी है कि आप किसी का, मतलब आपका फोन जा रहा है, किसी को दिया जा रहा है, वो चलिए सरकार का पैसा था, ये चिंता की बात नहीं है कि उस व्यक्ति ने वो फोन खुद नहीं खरीदा, वो उस स्थिति में नहीं था कि वो उस फोन को खरीद पाए? क्या ये चिंता की बात नहीं है? बिल्कुल चिंता की बात। आज देखिए कि कौन, आज बीजेपी ने काम किया हो चाहे कांग्रेस ने काम किया हो, स्थिति आज तो वही है। 50 साल पहले भी हम कहते थे बेरोजगारी पे लड़ाई हो रही है, हमारे युवाओं पे लड़ाई हो रही है, महिला सम्मान की लड़ाई हो रही है, महंगाई की लड़ाई हो रही है। 50 साल पहले भी हम यही बातें करते थे, और आज 50 साल बाद में टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है, इतना काम फैला लिया है, सभी सरकारों ने अपना अपना योगदान दिया। कांग्रेस के साथ क्यों चले? कौन? आप? हम लोग कांग्रेस के साथ में तो हैं। इंडिया पर क्यों चले? मतलब अगर 50 साल पहले भी यही स्थिति थी, आज भी वही स्थिति है, देखिए तो फिर हम अब आपको कांग्रेस के साथ इसी क्यों बात का जवाब देती हूँ मैं आपको। क्या होता है जब धर्म और अधर्म की जब बात आती है, जहां पर बात आती है सनातन सनातन सनातन, कि ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये राम मंदिर है, बस 3 के अलावा 4 चीजों पे बात करते नहीं है। और वहां पे हम बात करते हैं, जब इसी बात की बात करते हैं, मैं ऑब्जेक्ट कर रहा हूं संगीता जी। सनातन 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 इस तरह की बात करने की इजाजत नहीं देता, वो नहीं देता। हाँ, बिल्कुल नहीं देता।
फिर मैं भी ब्राह्मण हूँ, मैं ब्राह्मण फैमिली से हूँ, हमारे घर में पूजा होती है, पाठ होते हैं, यहाँ पे मेरे साथ में भी जो साथी बैठे ये भी ब्राह्मण है, ठीक है। हम लोग सब सनातन शुरू से देखते आए हैं, कहानियां जो भी हमारी, जिनको दंत कथाएं भी बोलते हैं लोग, जो हमारे ग्रंथों को दंत कथाएं भी बोलते हैं, वो हम लोग पढ़ते आए हैं, सुनते आए हैं। तो वहां पे ये चीजें इस तरह से नहीं थी जिस तरह से पेश किया जा रहा है, पेश किया जा रहा है। आप उसको गलत मोड़ करके दिया जा रहा है। हम जो अलग-अलग इसमें उस बात का जवाब नहीं है। फिर आप कांग्रेस के साथ क्यों चले? पहली बार नहीं बना है। पर आप कांग्रेस के साथ क्यों चले? सवाल तो ये है। बता रही हूँ, और मैं बड़ा आपको अजीब उसी सा बात चले, पे आ मैं आपको बता रहा हूँ, आप बड़ा अजीब सा चले हैं। दिल्ली में तो आप बहुत आसानी से एक दूसरे के नहीं चले हैं, दिल्ली में चले हैं, बिल्कुल चले, बिल्कुल चले। जी का समय के साथ उन्होंने सॉल्व कर लिया केस, अगर भाई सब समय के साथ उन्होंने दिल्ली को तो सॉल्व कर लिया, लेकिन पंजाब में तो आप नहीं चले। पंजाब, ये फ्रेंडली फाइट क्या होती है? पंजाब में तो आप नहीं चल पाए। संगीता जी, पंजाब में भी चल रहे हैं, कहाँ चल नहीं पाते? नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा नहीं है। देखो ये तो क्या है, अरे कैसी बात कर रहे हो आप बिल्कुल झुकने को तैयार नहीं थे। नहीं, आप बांट लेते सीटों का बंटवारा कहाँ हो पाया? पंजाब में नहीं हो पाया। या राजस्थान में भी आप हक से मांग लेते कि गंगानगर साइड हमारी थोड़ी सी बकत है, विधानसभा चुनावों में आपने देखा तो एक सीट हमें दे दीजिए। देखिए, राजस्थान की जहां बात कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी, अभी जैसा आपने शुरुआत में एक शब्द बोल दिया था कि जीरो से शुरू करना, तो हम जो है राजस्थान में अभी जीरो से शुरू, हम स्ट्रगल करेंगे और तैयारी करेंगे, लेकिन हम कांग्रेस के साथ जब आपने कांग्रेस को झुकाया ही के साथ में खड़े हैं, तो उसका भी मैं आपको जवाब दे दूं कि जैसे बात हो रही है कि सत्य और असत्य की बात जहां पर हो रही है, तो वहां पर एक बार में जब राम जी भी ना रावण पे चढ़ाई करने के लिए गए थे, तो वहां पे वानर सेना भी आ गई थी, रीछ भी आ गई थी, गिलहरी भी आ गई थी, सबने, और देवी देवता भी आ गए थे, जहां पे सारे देवी देवताओं को, सारे यहाँ तक का शनि को भी, काल को भी रावण ने अपना वो बना रखा था, अपना मुरीद बना रखा था, अपने पांव के नीचे डाल रखा था, लेकिन उस रावण को ही हराने के लिए सारे लोग इकट्ठे हो गए थे। तो इसीलिए बस ये समझ लीजिए, ये धर्म और अधर्म की लड़ाई है। अब इसके अंदर देखना है, राजस्थान की बात करें तो देखिए, आप क्या जनता के विवेक पर सवाल उठा रही हैं? नहीं, क्या आप जनता के विवेक पर सवाल उठा रही हैं? आप ये कह रही हैं कि जनता रावण को चुन रही है? आप जनता के विवेक पर सवाल उठा रहे हैं, जनता के निर्णय पर सवाल उठा रहे हैं। युवाओं का मानसिकता जो पहले 2013 में जो लहर आई थी, आपकी मोदी लहर आई थी, तीसरी बार में कौन सी मोदी लहर दिख रही है आपको? नहीं दिख रही है। जो 2013 के अंदर, मैं खुद बता रही हूँ, मैं उस वक्त कांग्रेस में हुआ करती थी, मैं खुद भी एक बार देख के, जब मोदी लहर मैंने देखी थी, तो मैंने कहा कि अब की बार तो आप भी तो कांग्रेस के साथ नहीं चल पाई। नहीं, मैं कांग्रेस में थी पहले। हाँ, तो आप कांग्रेस के साथ कहाँ चल पाई? आपको आम आदमी पार्टी में आना पड़ा। नहीं, ये तो देखिए, कांग्रेस की कोई तो यूएसपी कम हुई है। ये तो देखिए, सभी आप भी देखते हो, कई लोग यहाँ पे आते होंगे आपके पास में भी, किसी के साथ में विचार नहीं मिलते हैं, तो वो दोनों भाई भाई भी तो अलग हो जाते हैं। आज कांग्रेस से विचार कैसे मिल रहे हैं आम आदमी पार्टी की? वो तो शुरुआत से ही कांग्रेस के विरोधी थे। अरविंद केजरीवाल, उनकी तो शुरुआत ही कांग्रेस का विरोध करके हुई है। पंजाब में एक सीट आपने कांग्रेस को नहीं दी, क्यों नहीं दी? ये सवाल तो बनेंगे ना, बनते। नितिन सारस्वत जी भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं कांग्रेस की ओर से। नितिन भाई, बहुत तिगड़ी का नाच नचाया है आपने मीडिया को। आप लोग खुद भी यहाँ वहां रहे होंगे और सडनली आप लोगों को जुड़ने का नोटिस आ चुका है। अब एग्जिट पोल को 2 पलों के लिए एक साइड रख के मैं बोलता हूं कि ये इनडिसाइसिवनेस की स्थिति क्यों है भाई कांग्रेस में? देखिए, बिल्कुल इंडिफरेंस नहीं है। हम लोग किसी स्पेकुलेशन में तरीके से किए जाते हैं, वो स्पेकुलेशन में जनता ने जो वोट किया है, हम उसका गलत तमाम ऐसी डिबेट और चीजें हुई है। लगातार एग्जिट पोल आए और एग्जिट पोल आजकल के, आपकी बात नहीं कर रहे, जिम्मेदार मीडियाओं का नजरिया है, जिस तरीके से प्रेस इंडेक्स हमारे लगातार गिर रहा है, और जिस तरीके से एक तरफ पक्ष की तरफ लगातार हर चीज वैसे, उसको ध्यान में रखते हुए एक फैसला लिया गया था, लेकिन उसमें तमाम जो चीजें हुई, तमाम लोगों की एक रिक्वेस्ट हुई कि क्या नाम से अपना पक्ष होना चाहिए, मीडिया की टीआरपी भी ठीक है, उसका ऐसा है, और हम लोगों को एक बार कुछ प्रॉब्लम आई है नितिन भाई, कुछ प्रॉब्लम आई है जिसकी वजह से ललित जी ने बीच में हाथ उठाया था। ललित भाई, क्या जोड़ रहे थे आप? मैं ये जोड़ रहा था कि जो सम्मानीय आम आदमी पार्टी के नेता अभी जो बात कर रहे थे, देखिए सबसे बड़ी समस्या यही है इस गठबंधन की कि इनको चुनाव मोदी के खिलाफ लड़ना ही नहीं है, और जो भारतीय जनमानस जो चीज समझता है, जिन भावनाओं को सर पे लेके चलता है सनातन हिंदू धर्म, वो उनको समझते ही नहीं है। अगर ये इंडिया गठबंधन, अगर ये सनातनी है, रावण को हराने की बात कर रहे हैं, तो जिन लोगों ने भारतीय धर्म को, सनातन को, हिंदू धर्म को मलेरिया डेंगू बोला, उनके साथ ये लोग आज जुड़ गए हैं। जिन लोगों ने गाय काटी थी केरल में, उनके साथ
में लोग जुड़े हुए हैं, जिन लोगों ने बोला कि सनातन को जड़ से खत्म कर देंगे उनके साथ ये लोग जुड़े हुए हैं। अगर ऐसा होता तो अरविंद केजरीवाल ने तब भी स्टैंड लेते, वो स्टैंड नहीं लिया। फिर विपक्ष की यूएसपी कहां से बन रही है? अगर समस्या भारतीय, देखिए अभी कांग्रेस के पास अब एक्स्ट्रा खोने को कुछ नहीं, अब कांग्रेस अपने फिनिक्स मोमेंट का इंतजार कर रही है। क्या वो ये चुनाव होंगे, हमें इस बात का तलाशना है। क्या फिनिक्स मोमेंट की ओर कांग्रेस आ गई? बोलने का मौका चाहिए। हाँ नितिन भाई बोले, एक्चुअली आपका अब ट्रैफिक की वजह से नहीं हो पाया, नहीं तो मैं आपके पास था। स्वप्निल जी मेरी आवाज करो, मैं एक बार अपना पक्ष पूरा रखना। हाँ हाँ बोलिए, वो बीच में संपर्क कर दिया था इसलिए मैं आपके पास से हटा। बोलिए। वही बात हुई। हाँ देखिए सबसे बात लगातार आम आदमी पार्टी को लेकर और कांग्रेस को लेकर पंजाब को लेकर बात हो रही है, तो इसका जवाब भी दिया चुका है। और मैं आपको दोबारा देना चाहता कि आज सबसे इम्पोर्टेंट है लोकतंत्र, संविधान को बचाना, महंगाई, बेरोजगारी मुद्दों की ना। हमारा पंजाब के अंदर हम मुख्य की भूमिका में, वहां पे और कोई भी भूमिका में नहीं थी। अगर हम लोग इस संविधान इस तरीके से एक अलायंस बना के, हमारे मुद्दे सेम है, हम एक जो महंगाई का है, बेरोजगारी का है, संविधान को बचाने, संवैधानिक संस्थाओं को जिस तरीके से खत्म किया जा रहा है, उसे जिस तरीके से भटकाया जा रहा है। लेकिन दादा मैं नितिन भाई मैं ये कह रहा हूँ कि मान लो एक वोट भी बटा, एक वोट भी किसी एक के खाते में गया, वो उस एक वोट से जीत हार तय हो जाती है। सियासत में फ्रेंडली फाइट क्या होती है? या तो सीट चाहिए या नहीं चाहिए। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ हम विपक्ष की भूमिका है, हम विपक्ष की भूमिका में थे, हमें विपक्ष की भूमिका पंजाब में दी है, तो वो जरूरी था कि उस भूमिका को हम तरीके से निभाएं। तो आपको विपक्ष की भूमिका से तो हटा ही दिया था दिल्ली से, कह रहा हूँ कि फिर दिल्ली में आप क्यों लड़े? राम तो दशरथ के पुत्र, राम तो दशरथ के पुत्र ही नहीं है। लेकिन भाई फिर दिल्ली में आप कहाँ विपक्ष की भूमिका में हो? दिल्ली में तो आप लगभग नगण्य भूमिका में हो, फिर भी आपको चाहिए था ना दिल्ली। लेकिन हम लोग ने इसीलिए अलायंस बनाया है ना, वहाँ जिम्मेदारी वो दिल्ली में हो गया ना, वो पंजाब में नहीं हुआ ना। पूर्ण होगी लोकतंत्र के हिसाब से, जो लोकतंत्र के अंदर जो महत्वपूर्ण होगा पूर्ण उस चीज के हिसाब से हम लोगों का अलायंस का बंदा सब जगह के साथ है। आप देखिए चाहे पंजाब में नहीं रही हो, हमारी इन मुद्दों से नहीं रखी, हमसे बड़े युवा और जितना पूरे देश के लोग हैं, वो लोग हैं जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो हमारी किसान है, श्रमिक है, वो इस बात का ताजुब कि बीजेपी इतनी बड़ी पार्टी है, इतना टाइम जब में भी तब में रही, और एक 5 साल बाद में चुनाव का, तब आपको अपनी उपलब्धियां बताने का और विजन कि अगले 5 साल में हमारा विजन क्या होगा। ठीक है, हटकर पूरा बीजेपी। ठीक है नितिन भाई, आप एक बार ना इस एटमॉस्फेयर को लेफ्ट करके दोबारा ज्वाइन करो। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स आ रही हैं जिसकी वजह, या तो नेटवर्क उसका इशू है या आप ड्राइव कर रहे हैं या आई डोंट नो, लेकिन एक बार फिर आप ये कीजिए, तब तक मैं एक बार फिर एग्जिट पोल के आंकड़े दिखा रहा हूं और उसके बाद मैं और रिएक्शंस लूंगा। देखिए मैं आपको एक बार फिर एग्जिट पोल के आंकड़े बताता हूं और मैं आपको ये बताता हूं कि किस तरह से ये एग्जिट पोल के आंकड़े बता रहे हैं कि राजस्थान में जिस तरह से कमल खिला था उस तरह से कमल खिलता नहीं दिखाई दे रहा है। तीसरी बार 25 का आंकड़ा टच नहीं हो रहा है। बीजेपी के खाते में 16 से 20 सीटें जा सकती हैं। ये इसलिए है क्योंकि कुछ सीटों पर टफ फाइट की सिचुएशन बनी हुई है। जैसे आप देखिए डूंगरपुर, वहां पर टफ फाइट की सिचुएशंस बनी हुई है, उसके कई सारे कारण हैं। इसके अलावा आप और भी सीटें हैं, मैं कुछ उपलब्ध सीटों के बारे में भी आपको बताऊंगा, जिसकी वजह से बीजेपी के खाते में 16 से 20 सीटें जाती नजर आ रही हैं। और कांग्रेस की अगर बात कर ले उनके सहयोगियों के साथ 5 से 9 सीटों पर कांग्रेस अपनी उपस्थिति दर्ज कराते दिख रही है। ये कांग्रेस के लिए एक फिनिक्स मोमेंट राजस्थान में हो सकता है। फिनिक्स पक्षी के बारे में आप जानते ही हैं, पूरी तरह जलकर राख हो जाता है, फिर राख के कण से दोबारा अपने पूर्ण रूप की ओर ये पक्षी लौटता है। उस पूर्ण रूप की ओर जाने की जो कोशिशें कांग्रेस कर रही थी, ये एक फिनिक्स मोमेंट उनके लिए हो सकता है। ये 5 से 9 का आंकड़ा ये इस तरह का बता रहा है। लेकिन क्या यही आंकड़ा देश भर में रिफ्लेक्ट होगा? 7 बजे के बाद हम आपको बताएंगे कि देश भर के आंकड़े किस तरह के, इसलिए समाचार प्लस पर बने रहें। देश भर में हमारा एग्जिट पोल प्लस क्या कह रहा है वो मैं आपको बताऊंगा। अदर्स की संख्या में, मतलब किसी भी जगह पर कोई निर्दलीय या कोई और जिसने ताल ठोकी होगी चुनावी मैदान में, वो अपनी उपस्थिति दर्ज कराता नजर नहीं आ रहा है। हालांकि आप ये कहेंगे कि बीएपी को इसमें होना चाहिए था, लेकिन बीएपी को कांग्रेस ने समर्थन दे दिया था। हालांकि उनका प्रत्याशी भी, काफ़ी हास्यास्पद स्थिति रही थी वहाँ पर, हालांकि उनका प्रत्याशी भी चुनावी मैदान में डटा रहा।
तो कुछ तो गुल वहां पर भी खिला होगा। बीजेपी ने कह दिया हमें साथ नहीं चाहिए, लेकिन हम फिलहाल उसे कांग्रेस प्लस में यानी INDIA में ही जोड़कर देख रहे हैं, इसलिए वो सीट भी इसी तरफ जाती आपको दिखाई दे रही है। अदर्स के खाते में हमने उस सीट को नहीं डाला है। बहरहाल तो 16 से 20 सीटें बीजेपी के खाते में, कांग्रेस के पास 5 से 9 और अदर्स के पास कुछ नहीं, खाली जेब। ठीक वैसी ही खाली जेब पहले आप देखिए 2019 तक ये जो 00 है ये बीच में यानी जहां पर कांग्रेस है वहां पर हुआ करता था, लेकिन एक टेक्टोनिक शिफ्ट है, ये 0 अदर्स की तरफ सरका है। 5 से 9 कांग्रेस के खाते में आए हैं और बीजेपी के लिए सोचने की बात यह है कि 2 बार से 25 सीटें हासिल करने के बाद मैं कहता हूं एक सीट भी कम हुई तो इसका मतलब है कि कहीं से तो ग्राफ नीचे होना चालू हो रहा है। लेकिन ये वो मोमेंट क्या बीजेपी के लिए है कि यहां से इस डाउनफॉल के बाद कोई अपवर्ड ग्राफ नहीं बन सकता या फिर एक बार फिर बीजेपी लौट सकती है? ये सवाल तब मौजूद हो जाएगा जब आप देश भर के आंकड़ों को देखेंगे। बहरहाल ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। एक बार फिर मैं जा रहा हूं अटल खंडेलवाल जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। कितना जोशो खरोश के साथ 400 पार आप लोगों ने बोलना चालू किया, तीसरा चौथा चरण आते आते 400 पार से थोड़ी सी दूरी बना ली और अब की बार एक बार फिर सरकार वाले नारे पर आप आ गए, तो कहीं ना कहीं कोई टेक्टोनिक शिफ्ट, कहीं किसी न किसी तरह से ग्राफ का नीचे होना आप लोग भी रीड तो कर रहे थे, नहीं तो फिर आप तो एक बार जो बोलते हैं उस पर अंतिम वक्त तक डटे रहते हैं। अंगद के पाँव को आप उससे जोड़कर देख लें, कहाँ आप 400 पार पर टिके? नहीं टिके ना, एक समय के बाद आपने उसको धीमे से दूरी बना ली। कितनी अच्छी बात है कि 400 पार, हाँ। कितना बढ़िया, अच्छा सा लगा ना, सारे देश को भी अच्छा सा लगा और हम चाहते थे भी, और हमारे जो कार्यकर्ता हैं उनको भी बहुत ताकत मिली इस शब्द से भी धीरे-धीरे और इससे। देखिए सरकार, ये ऐसा तो है नहीं कि कोई कि भी हम जानते नहीं कि 272 पे ही बन जाता है सरकार तो, और प्रधानमंत्री देश का एक ही होता है, एक ही कोई भी पार्टी है वो एक रूलिंग पार्टी बनती है। तो बेसिकली 400 पार हम लोगों का था और हम अब तो जैसे जैसे चुनाव का ये अंतिम आगे तो कंप्लीट कीजिए, आपका एक तरह से क्या था? 400 पार हम लोगों को बिल्कुल, हमारा जो एनालिटिकल जो विंग था उसने एक एक जगह की समीक्षा की और हमें लगा कि ये अचीवेबल है और वो टारगेट हमने हमारे कार्यकर्ताओं को दिया। अब क्या लगता है? अभी भी हमने ये बोला, जब आपको लगा अचीवेबल नहीं रहा तो आपने उस 400 पार से बोलना कम कर दिया? कहाँ, अब तो हमें और अच्छा लग रहा है कि हम 400 से भी ज्यादा आ रहे हैं। आप खुद हंस रहे हैं भाई ये बोलते हुए, मैं क्या तो मैं यही सोच रहा हूँ, इसलिए हंस रहा हूँ कि मेरे को एक भी डिबेट में जब से लोकसभा का ये आचार संहिता के बाद ये पूरा चरण चला, एक भी बार कांग्रेस या किसी भी व्यक्ति ने ये नहीं कहा कि हमारी इतनी आ रही है, हम 300 आ रहे हैं, हम 272 आ रहे हैं, बोल दिया 273 बोल दिया, खड़गे ने बोल दिया। वो जब उनको समझ आया ना तीसरे चरण के बाद, जब आपने 400 से दूरी बनाई, जब आपने 400 से दूरी बनाई, उन्होंने 273 पकड़ा। बहुत, वो तीसरे चरण तक तो यही नहीं समझ पाए कि हम कर क्या रहे हैं, और फिर जाकर के उनको समझ आया कि यार हम तो 400 नहीं आने देंगे, 400 नहीं आने देंगे, और इनकी सारी फाइट 400 पे चली। अटल भाई, आप लगभग फर्स्ट फेज के खत्म होने के बाद आप ये बोलने लगे थे कि कांग्रेस ने एक फेक नैरेटिव सेट कर दिया है। इसका मतलब ये है कि कांग्रेस का कोई थर्ड फेज आते आते वाला आपका बयान इस पर स्टैंड नहीं करता। देखिए स्वप्निल जी, अगर इनमें से किसी में भी बहुत ज्यादा वो होता, आपने देखा पहले तो इंडिया अलायंस किस तरीके से बना, इनका कभी कोई चीज निर्धारित नहीं हो रहा था, कभी कोई चीज निर्धारित नहीं हो रही थी। फिर भी बात ये है ना कि 273 तो उन्होंने बोला, कुछ भी बोलेंगे क्या, उन्होंने असंभव सी बात 273, मैं बोल रहा हूँ कि ये है ना, मतलब 231 पे खड़े हो रहे हैं कांग्रेस खुद, और ये है ना, ये सोच रहे हैं कि भाई दूसरे जो हैं वो ले 231 पे कहां खड़े हो रहे हैं अटल भाई? 321 पे, 321, 300 समथिंग 321 ही है कांग्रेस है, 320 है, 321 है। हाँ, 300 से ज्यादा सीटों पर कांग्रेस खड़ी है, 231 नहीं है। इतना ही है। आप मेरे को जहाँ कितनी सीटों में खड़ी है कांग्रेस? गलत ध्यान है नितिन भाई, देश में कितनी सीटों पर कांग्रेस खड़ी है? लेकिन आप ये देखो ना, 2 मिनट सुन लेते हैं ना। नितिन भाई, कितनी सीटों पर खड़े हो? एक बार फिर से बोलो, आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो नितिन जी, आवाज मिल रही है? आवाज उनकी आएगी नहीं। नितिन भाई म्यूट तो हटा लो। अरे नितिन भाई म्यूट तो हटा लो।
हेलो नहीं मैं ये कह रहा हूँ हाँ जिस प्रवक्ता ये ही नहीं पता कि मुख्य विपक्षी संगठन तो उन्होंने वो कॉन्फिडेंस लेवल टच किया है ना दादा। बड़ी बड़ी बातें बता रहे हैं, आप उससे क्या उम्मीद कर सकते हैं? नितिन भाई मैं स्पोर्ट्स में था, मैं आपको एक बात बताऊं, मैं स्पोर्ट्स में था और जब हमारे मैचेस लगते थे ना तो मैं सबसे पहले देखता था कि मेरा मैच क्वार्टर फाइनल में किससे होगा, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड राउंड को तो मैं कुछ मानता ही नहीं था। हो सकता है बीजेपी ने वो कॉन्फिडेंस लेवल टच कर लिया हो कि वो मान ही नहीं रहे कि आप कितनी भी सीटों पर खड़े हो जाओ, क्या अंतर पड़ता है हमें। सर अगर वो कॉन्फिडेंस लेवल होता तो उसी अगर होता तो फर्स्ट एक बाद में जिस तरीके से वे डिवेल हुए हैं और मछली मटन मुस्लिम और खुद को भगवान तक बनने लग गए तो वो मुद्दों पे बात करते कि कहाँ क्या हमारा क्या विजन होगा। देश जिसकी सबसे युवा आबादी है 140 करोड़ लोग, देश का दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, और उसके अंदर आप इस तरीके की बातें कर रहे हैं और भगवान बता रहे हैं। आप बताइए। अच्छा तो नितिन भाई मैं वापस एक बार ना मैं वापस इस आंकड़े पर आना चाहता हूं, मैं वापस उस आंकड़े पर आना चाहता हूं जो कि एग्जिट पोल प्लस में निकलकर सामने आए हैं। कांग्रेस के खाते में ये जो 5 से 9 सीटें जाते दिख रही हैं, क्या आप इसे स्वीकार करते हैं? क्या ये बात आपके मतलब आपको लग रहा है कि हाँ ये हो सकता है, या आप इससे भी ज्यादा सोच रहे हैं? और वो मुंगेरी लाल के सपने नहीं होंगे, ये कैसे कहेंगे आप? देखिए स्वप्निल जी, आप अच्छी तरीके से जानते हैं फर्स्ट फेज के इलेक्शन से पहले बीजेपी की क्या हालत थी। वो अहंकार से भरे हुए थे और उनको फर्स्ट फेज के बाद में किस तरीके से डिवेल हुए और राजेश ने जिस तरीके से देश में एक मोमेंटम सेट किया, क्योंकि हमारे यहाँ पे तो एक रहा है कि हमें जो अगर कुछ बोला है तो उसको पूरा करें। आज पूरे प्रदेश के अंदर क्या हो रही है, जैसे अभी अटल जी कह रहे थे कि चारों पे हंस रहे थे, ऐसे ही कभी अमित शाह जी हंसे 15 लाख अकाउंट पर आएंगे, ऐसे ठीक है वो तो बोलने के लिए जुमला था। ऐसे ही अभी अटल जी कह रहे थे कि हम तो पार थे, बोलने में अच्छा लग रहा था। अरे नितिन जी वो तो हमारे लिए था, कार्यकर्ताओं के लिए थे टारगेट। अच्छा आप समझिए राजस्थान के नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ, मैं एक बात पूछ रहा हूँ, मैं आपसे एक बात पूछ रहा हूँ नितिन भाई, मुझे ये बताइए ना कि आप देखिए क्या आपका टारगेट गलत था? नहीं 2 सेकंड देखिए मेरी बात समझिए नितिन भाई, मेरी बात सुनिए नितिन भाई, मेरी बात सुनिए। क्या होता है ना कि पॉलिटिक्स में बहुत जरूरी होता है कि आप क्या टारगेट लेकर चले हैं। अगर आप ये टारगेट लेकर चले हैं कि हम सरकार बनाएंगे और हमें सरकार बनानी है, बात अलग है। आपका टारगेट ये है कि हम मोदी को हराएंगे और उसके लिए हम जितने लोग हैं उनके साथ जोड़ते जाएंगे। आपका टारगेट ही, आपकी जंग ही कुछ अलग तरह की थी। देखिए मैं कई बार ये बिल्कुल वैसी ही बात है जैसे अभी भाजपा के बहुत फायर ब्रांड प्रवक्ता ने कहा कि मोदी जी के भगवान जगन्नाथ भक्त है। आप बिल्कुल फिर उन्होंने पश्चाताप में उपवास रख लिया 3 दिन का। वो तो गलती से निकला हुआ स्टेटमेंट था, उसको इस तरीके से कोट नहीं किया। यही तो कि ये कोई भी इनके पास खुद का विजन है, संदीप पात्रा खुद छोटी सी नहीं कुछ पलों के लिए आपको रोक रहा हूँ, मैं आपको रोक रहा हूँ। लेकिन मुझे एक बात बताइए, इस देश में संगीता जी मैं आपके पास आ रहा हूँ, इस देश ने कई बार मिलीजुली सरकारें देखी हैं, अलग अलग तरह से देखी हैं, और उन मिलीजुली सरकारों में एक दूसरे को पीछे खींचते भी देखा है। तो आप एक साथ मिलकर आए और उसने लोगों के बीच में एक सेंसेशन ये जरूर बनाया कि अरे ये अलग अलग तरह के लोग एक साथ हो कैसे गए। उन्होंने ये सेंसेशन नहीं बनाया कि ये सिमिलर पर्सनैलिटीज हैं। आप इस बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। और फिर होता क्या है कि जो ये तो कभी भी अपनी अपनी बातों को मनवाने के लिए हाथ खींच सकते हैं। तो लोगों को INDIA एक्साइट तो कर रहा था, लेकिन वो ये देखने में कि देखें इनका होता क्या है। जहां तक मुझे लगता है कि आप इस बात से सहमत हैं, क्योंकि ये बड़ा अजीब सा मेल है, वो नहीं राम मिलाई जोड़ी टाइप वाला स्थिति थी। देखिए स्वप्निल जी, सरकारें पहले भी बनी हैं, पहले भी बीजेपी से लोग आए हैं, अटल बिहारी वाजपेयी जी आए हैं। इस तरह का पहले क्या होता था, पक्ष और विपक्ष दोनों आपस में फाइट किया करते थे। अभी क्या चीज़ें बदल गई है। पहली बार तो जैसे कि अभी अटल भाई ने बोला कि 400 पार जो पहले चल रहा था, अखबारों में देखा, हर जगह देखा, अब की बार 400 पार, लोग अपनी मोबाइल की DP बदल रहे हैं, 400 पार जो प्रोडिक्शन पहले से कर लिया गया था। ठीक है, टारगेट होता है, कोई भी अपना काम करता है तो टारगेट मोदी को हटाना है, दैट्स इट, खत्म बात। डेफिनेटली देखिए जहां पे बात ही हो जाती है, देखिए मोदी को हराने के लिए हम देश को असेंबली में डालते हैं, ये तो आपका टारगेट नहीं रहा होगा ना। जहां सत्ता बनाएंगे, इतने नंबर लाएंगे आप स्वप्निल जी, क्या आप विपक्ष को
खत्म करके क्या आप चुनाव लड़ना चाहते हैं? वन नेशन पार्टी बनाना चाहते हैं? पूरे विपक्ष को आप खत्म करना चाहते हैं कि केजरीवाल जी चलो हटाओ, केजरीवाल जी बोलते हैं भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार, झूठ नहीं, सत्य नहीं, पार्टी में उसको कोई तो करके नेक्स्ट उनको इन लाइन पकड़ होगा लो। ना, तो आप पार्टी में अपनी कोई तो जितनी नेक्स्ट इन भी लाइन होगा। केंद्रीय एजेंसियां हैं उनको अपना दबोच के अपने अकॉर्डिंग उनको चलाना चाह रहे हो, विपक्ष को खत्म करना चाह रहे हो, बिना विपक्ष के आप अच्छा क्या दो नॉर्थ सेकंड कोरिया बनाना चाहते हैं भारत मैं आप ही के हिसाब से डेमोक्रेसी मैं है आप ही के भारत जवाब के अंदर। मैं आप ही के जवाब में से एक सवाल पूछता हूं। मैं ये कहता हूं, जैसे आप लोग ये पूछते हैं कि बीजेपी ये बताए कि नरेंद्र मोदी के बाद कौन या नरेंद्र मोदी के बाद क्या, मैं कह रहा हूं अरविंद केजरीवाल के बाद कौन, अरविंद केजरीवाल के बाद क्या, या मैं कांग्रेस से पूछ सकता हूं राहुल गांधी के बाद कौन, राहुल गांधी के बाद क्या। आप देखिए कि अरविंद, आपने आप अभी सेकंड बात- नाम ले सकते नहीं, हैं। ठीक है, अभी आपने बात करी कि मोदी जी के बाद में कौन, ठीक है, उनके बाद में कौन है? योगी जी का सबके पास में एक माइंड में आता था कि योगी जी जेपी हैं, नड्डा ने कह ठीक दिया। है, लेकिन उनके बाद में आज नितिन गडकरी, मैं इस खुले मंच पे आपके मंच के ऊपर बैठ के मैं कहती हूँ, नितिन गडकरी जी ने सबसे ज्यादा बेहतरीन कार्यक्रम किए, बहुत अच्छे काम किए, उन्होंने भारत का नक्शा बदल दिया। आपने उनको मैं वॉकओवर उनकी थोड़ा बहुत दिया बड़ी कि फैन उनको हूं। जीतना चाहिए, लेकिन- अच्छी लेकिन- पर्सनालिटी। नहीं, बहुत नहीं, अच्छे आपने उनको इंसान- वॉकओवर नहीं, थोड़ा दिया देखिए, कि नहीं, अच्छे काम इंसान है, की- उनको काम जीतना की चाहिए, हम हम प्रत्याशी सराहना नहीं खड़ा करते हैं, करेंगे। हम काम, केजरीवाल जी भी ये कहते हैं काम किया तो है अच्छे तो आदमी वोट को देना, हराने के लिए वरना कोशिश मत क्यों देना। करना? नहीं, मैं क्या, तो नितिन गडकरी जी पूरी बीजेपी है क्या? नहीं है, नहीं है ठीक ना, है। नहीं है, वो नहीं, अपनी पर एक हिस्से अच्छा की व्यक्ति तो हिस्सेदारी जीत के जाए, निभा रहे हैं। बीजेपी के बाकी हार जाए। स्वप्निल जी, मेरा ये कहने का है सब अपनी अपनी हिस्सेदारी, सबको जितना टारगेट लेकिन दिया बात वही है, गया अरविंद सब केजरीवाल के अपना बाद अपना कौन, काम कर रहे नितिन हैं। सारस्वत भी जुड़ना चाहते हैं, लेकिन आपसे पूछ रहा हूँ अरविंद केजरीवाल के बाद कौन, या अरविंद केजरीवाल के बिना क्या? अरविंद केजरीवाल जी के बाद में लोग नहीं है क्या? पार्टी में और लोग नहीं है? बीजेपी में भी है, बल्कि हाँ, सबसे ज्यादा तो लोग हैं। मैं इस चीज का, मैं ये नहीं कहती हूँ कि अगर मोदी जी नहीं है तो कोई और नहीं है, क्योंकि दिमाग सबके ऊपर एक ही जगह जाता था, योगी जी। लेकिन योगी जी को अभी कुछ दिनों से नितिन भाई, मैं आपसे भी पूछना चाहता हूँ, यही सवाल हर कोई जानने की एक होड़ सी मची कि भाई बीजेपी में इसके बाद कौन, तो वही सवाल तो कांग्रेस में भी जानने की होड़ मची ना। आपके यहाँ तो जब भी ये सवाल उठा कि अशोक गहलोत के बाद कौन, तो कोई नहीं, अशोक गहलोत के बाद अशोक गहलोत। जी नहीं, ऐसा भी नहीं है। देखिए स्वप्निल जी, आप इतने सीनियर एंकर हैं और इतने समझदार एंकर हैं। अरे 2004 दादा। में ट्रेंडिंग का नारा दिया जाता हाँ, था, हाँ। तब यही पूछा जाता कि सोनिया जी के अलावा कौन, सोनिया जी के अलावा फिर, और इसके बाद सोनिया जी के अलावा राहुल गांधी। जब एक एजेंडा डिसाइड हुआ और उसके बाद मनमोहन सिंह जी नाम निकल के आए और उस सिंह जी की सरकार ने राइट टू एजुकेशन, राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू फूड, इतने अच्छे बिल, राइट टू वर्क दिया। तो आप नहीं, तो आप क्या कह रहे हैं? आपका अगला प्रधानमंत्री कौन है? जनता में केवल नहीं, मैं समझा नहीं, फिर आप कहना क्या चाहते हैं? आपका अगला प्रधानमंत्री कौन है? नहीं, अगर आप लोग आ गए तो फिर आप किसे प्रधानमंत्री बनाने वाले हैं? मैं कह रहा हूँ आज नहीं, मैं ये कही जब एजेंडा आपका क्लियर है, अभी राजस्थान में आप वसुंधरा जी के आगे कौन कौन दे दे, भजन लाल जी आगे व्यक्ति नहीं, एजेंडा महत्वपूर्ण होता है। हमें तो कांग्रेस का पता ही नहीं चल पाया ना। एक वक्त हमें लगा था कि अशोक गहलोत के बाद सचिन पायलट, कहाँ पता चला? आप रोजगार क्रिएट करने के लिए काम करना चाहते हैं। नहीं, लेकिन फिर आपके तर्क के हिसाब से चिपक के बताइए ना। फिर अगर आप लोग अगर आ रहे हैं सत्ता में, 273 आप अपने दम पर ला रहे हैं। देखिए नितिन भाई, देखिए कंफ्यूजन कैसे होती है। खड़के बोलते हैं कि हम 273 सीटें ला रहे हैं, उसके अगले दिन जयराम रमेश बोलते हैं कि प्रधानमंत्री हम बाद में देखेंगे जिसको ज्यादा सीटें आएंगी। अरे जब आप कह रहे हो 273 लाएंगे तो दूसरा तो इतनी सीटों पे खड़ा ही नहीं है, क्या तो कांग्रेस का पीएम होगा, आप कहते ही नहीं हो। यही तो कंफ्यूजन है कांग्रेस में दादा। उन्होंने ये कहा, कंफ्यूजन ऐसा लगता है कि जब से एक आदमी वन मैन वन लीडर, वन नेशन वन पार्टी वाला सिस्टम से आप देख रहे हो और सारे नेताओं को, विपक्ष नेताओं को जेलों में ठीक है डाला जा रहा है। ललित भाई, मरुधरा के आंकड़ों पर मैं आपसे ये कहता हूं, एक पल के लिए एग्जिट पोल प्लस के आंकड़ों को 2 मिनट के लिए भूल जाइए। अब मैं आपसे कहता हूं कि आप अपनी समझ से एक आंकड़ा दीजिए जो इन पे फिल किया जा सके। क्या लगता है आपको क्या होगा? देखिए मेरे हिसाब से जो 1-2 सीटों की बात हो रही थी, वैसे मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं, बट बहुत कम मार्जिन से 2 सीटों का कहीं लग रहा है मुझे, करौली धौलपुर वाली सीट और एक अपना बाड़मेर जैसलमेर वाली। 23-2 कह रहे हैं। 23-2 मुझे मिनिमम लग रहा है कि 23-2, और अगर ऐसा 2 भी सीटें अगर जाती हैं तो भी मैं तो कहता हूं कि ये भारतीय जनता पार्टी के लिए सोचने वाली बात है। मैंने लगातार मैं मेंटेन छोटा सा पॉइंट 18-7 और 22-3। अच्छा कंप्लीट कीजिए। मैं छोटा सा पॉइंट अभी ऐड करूंगा, जो नितिन सारस्वत जी बोल रहे थे और आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता भी बोल रहे थे, जो गठबंधन की बात आई थी कि गठबंधन पे आपने सवाल पूछा था कि क्यों अपोजिट तरीके के लोग कैसे एक साथ आ गए। इनका एजेंडा जो था वो मोदी को हराना था, जो आपने बोला। अगर ये चुनाव में चुनाव की तरह लड़ते कि हमको देश में हमारी सरकार लानी है, हमको मोदी को हराना है, मोदी को टारगेट नहीं करके अगर ये मुद्दों को लेकर के अगर ये चुनाव लड़ते तो डेफिनेटली अच्छी सफलता मिलती। ठीक है। और इस
इसी का एक पॉइंट ऐड करूंगा, इसी का एक पॉइंट ऐड करूंगा। हाँ, बहुत शॉर्ट में बोलूंगा कि दिल्ली में आपने देखा था कैसे सिर्फ अटवल कांग्रेस में और आम आदमी पार्टी में हो चुके हैं, और इसका परिणाम इसके बाद में 4 जून को वापस से आएगा। 4 जून को होने वाला है। देखेंगे, पर मैं मोटे तौर पे इस आंकड़े के साथ स्टिक कर रहा हूं। और अटल भाई आप आएंगे, आपको तो प्रवक्ता के तौर पर भेजा ही जाएगा 4 तारीख को। इसी आंकड़े के आसपास हम इस पर बहस जरूर करेंगे, और संगीता जी आप भी इनवाइटेड हैं 4 तारीख को। फिलहाल अब देश के आंकड़ों का वक्त है, कुछ ही पलों में आपको बताएंगे, एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के उस पार आपको बताएंगे देश में किस तरह के आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं हमारे सर्वे में।